हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू सी आई अकेडमी। और मेरा नाम सुष्मिता है। पहले मैं बोलती थी बताने की ज़रूरत नहीं है, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है बताने की ज़रूरत है। नो वन नोज, इवन ए आई डोंट नो। अच्छा, ए आई को क्यों पता होगा मेरा नाम? मतलब मैं हूँ ही क्या? ठीक है, चलो ये सब बात हटाते हैं। तो हमारी साइंस की सीरीज चल रही थी, है ना। और पिछले क्लास में मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो हम ज़्यादा क्वेश्चंस देख नहीं पाए थे। तो आज हम क्या करेंगे ना, कि जो हमारा रह गया था क्वेश्चन, पहले हम वो सारा क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्लाइड्स बच गए थे। हमने बहुत कम स्लाइड्स ही देखे थे, तो वो सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे साइंस का, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। और अभी तो ऐसा ही, मतलब एसआई वाले एग्जाम पे लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्ड होकर हमने ये क्वेश्चंस बनाया है, एडीओ के लिए भी और एसआई वालों के लिए भी। तो प्लीज़ आप फोकस करके देखिएगा। चलो, ये सब तो हो गया था ना, ये सब हो गया था। 10 तक हो गया था। यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना, क्योंकि पुराने वाले क्वेश्चंस हो गए थे, पिछले सारे क्वेश्चंस पिछले क्लास में। तो क्या है क्वेश्चन, क्या है? The amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of a substance by 1 degree Celsius is called। क्या बोला जा रहा है कि 1 किलोग्राम पदार्थ का तापमान, कितना तापमान है, यानी कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाती है। मात्रा पूछ रहा है ना, मतलब कि क्या पूछ रहा है? 1 kg अमाउंट ऑफ हीट, तो वो क्या कहलाएगा? गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, धारिता, ऊष्मीय क्षमता या फिर मोलर ऊष्मा, यानी कि लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी या मोलर हीट। विच वन विल बी द आंसर? तो लेटेंट हीट के बारे में तो हमें पता है कि दिस इज एक्स्ट्रा हीट विच इज एडेड इन द हीट, मतलब वो नहीं हो सकता। बाकी आप ये वाला कट कर दो, फिर आप इन तीनों में से बताओ। मोलर हीट भी नहीं होगा। थर्मल कैपेसिटी भी लग रहा है क्या आपको? यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? यहाँ पे ऊष्मा की बात की जा रही है ना, तो क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्मा धारिता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है कि इज डिफाइंड पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर चेंज, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा धारिता को प्रति इकाई द्रव्यमान और प्रति इकाई तापमान परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो हाईएस्ट किसकी होती है? आयरन की होती है, कॉपर की होती है, वाटर की होती है या मरकरी की होती है? यानी कि किसका किसका? लोहा, तांबा, पानी या पारा, किसकी किसकी हो, मतलब किसकी हाईएस्ट होगी, है ना। क्या बोल रहा है? हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की होगी, वाटर की होगी, है ना। वाटर हैज अ वेरी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना, विच इज वाई इट इज यूज्ड एज कूलेंट। पानी की विशिष्ट ऊष्मा धारिता बहुत अधिक होती है, इसलिए उसका उपयोग कूलेंट के रूप में भी किया जाता है। चलो, व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट? एग्जांपल, मेल्टिंग ऑफ आइस। चलो, यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है कि कोई स्टेट में, यानी अवस्था में परिवर्तन जब होता है ना, चेंज होता है कोई स्टेट का, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं ना, 3 स्टेट होते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो उन तीनों में जो चेंजेस आएंगे उसके बारे में बात की जा रही है कि व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कि चेंजेस तो आ रही है, लेकिन उसमें क्या कांस्टेंट रह जाता है, क्या कांस्टेंट रह जाता है। और उसमें आपको दिया हुआ है मेल्टिंग ऑफ आइस के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है कि अगर आपको सोचना है तो आप इसके ऊपर सोचो। तो कोई आइस है, तो उसमें वो जब आइस एक सॉलिड हो गया और जब वो लिक्विड में चेंज करेगा मेल्ट होने के बाद, तो वो स्टेट में चेंज हो रहा है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड हो रहा है। तो उसमें क्या ऐसी चीजें हैं जो कांस्टेंट रह जाएगी और क्या ऐसी चीजें हैं जो चेंज होंगी? बताओ। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम या हीट कंटेंट? तो जो कांस्टेंट रहने वाली चीज है ना, वो है टेम्परेचर। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चेंज हो रहा है
यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो है एनर्जी। एनर्जी यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है। और एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इसमें से कौन सा आपको लग रहा है, तो हीट। हीट क्या है, एक एनर्जी है ना। तो हीट जो होती है ना उसके वजह से वो चेंजेस आते हैं उनके स्टेट में, मतलब अवस्था में। और जो कांस्टेंट रहता है वो टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाता है। ड्यूरिंग अ फेज चेंज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एज द एनर्जी इज यूज टू ब्रेक मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। यानी कि उसमें यूज हम कर रहे हैं लेटेंट हीट का, है ना। अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है क्योंकि ऊर्जा का उपयोग आणविक बंधों को तोड़ने के लिए किया जाता है ना। अगर हम बॉन्ड्स को तोड़ना चाह रहे हैं, मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को ब्रेक करना चाह रहे हैं, अच्छा सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए उसके मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को ब्रेक तो करना ही पड़ेगा ना। तो उसके लिए तो हमें एनर्जी की नीड होगी, यहाँ से भी याद रख सकते हो। तो हीट में चेंजेस आएंगे लेकिन टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज, लेटेंट हीट क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस यानी कि बर्फ के संलयन की गुप्त ऊष्मा क्या है। आई थिंक ये 100 या 80 होगा, हाँ 80 होगा। इट टेक्स 80 कैलोरीज टू मेल्ट 1 ग्राम, 1 ग्राम की यहाँ बात की जा रही है, 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री इंटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे बोला जा रहा है 1 ग्राम ऑफ बर्फ, मतलब 1 ग्राम ऑफ आइस। चलो, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ स्टेटमेंट ऑफ, मतलब क्या बोल रहा है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम किसका कथन है। यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ क्या है ये, चार्ज। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमेशा जो बात करता है वो ऊर्जा की बात करता है, यानी कि एनर्जी की बात करता है। दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो उस तरीके की बात होती है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ओनली ट्रांसफर्ड, मतलब एनर्जी क्या होता है, ना ही एनर्जी क्रिएट किया जा सकता है, ना ही एनर्जी खत्म किया जा सकता है, एनर्जी बदलता है। अब उसका भी मैं एक एग्जांपल दूं तो चलो, मैंने इसको ना अभी ये पेन है इसको मैंने यहाँ रखा हुआ है और ये अभी रेस्ट पोजीशन पे है और अभी ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये ऊपर गया, यहाँ पे यहाँ तक पहुँचा, एक हाइट पे आया, फिर एक हाइट से एक नीचे ही आएगा, है ना। तो ये जो ऊपर गया नीचे आया ये सब एक एनर्जी है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क करी, काइनेटिक एनर्जी भी वर्क करी। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया कि जब ये पेन यहाँ आया तो ये पोटेंशियल एनर्जी मेंटेन किया, यहाँ पे आके नीचे आने लगा तो ये काइनेटिक एनर्जी मेंटेन किया। यानी कि ये क्या चेंज हो गया, ट्रांसफर हो गया एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में। लेकिन क्या ये क्रिएट या डिस्ट्रॉय हुआ, नहीं। तो यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। यह बताता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल परिवर्तित किया जा सकता है। एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज वन इन विच, एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे अभी। एक रुद्धोष्म प्रक्रिया, यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस वह है जिसमें, तो उसमें क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है। घड़ी खराब हो गई है यहाँ की, अभी मैं डर गई थी, यहाँ पे घड़ी में 7-8 बज रहे हैं, बताओ। मैंने सोचा मैं इतना देर कर रही हूँ यहाँ पे। चलो, एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज वन इन विच, एक रुद्धोष्म प्रक्रिया यानी एडियाबैटिक प्रोसेस। एंड एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, वो होता है ना जिसमें कि हीट यानी कि उष्मा ही बोलते हैं ना हीट को, उसमें कोई वो आदान प्रदान नहीं कर पाता है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन उसका नहीं होगा, उसका कुछ नहीं होगा, ना वो एंटर करेगा ना वो जाएगा। देयर इज नो रोल ऑफ हीट इन एडियाबैटिक प्रोसेस, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। ओके, कोई उष्मा अंदर नहीं आती है या बाहर नहीं जाती है। ओके
विच लॉ डिफाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, कौन सा नियम तापमान की अवधारणा को परिभाषित करता है? विच लॉ डिफाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर? सबसे पहले इसको काटो। क्या भाई तुम्हारा काम नहीं है? हर जगह न्यूटन काम नहीं आ सकता है। नहीं, न्यूटन को हम भी मानते हैं, लेकिन हर जगह काम नहीं आ सकता भाई। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने अभी देखा, एनर्जी से रिलेटेड है, यहाँ टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं, तो इसको भी काटो। क्या बचा? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो एंट्रोपी की बात करता है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि यही बचा है। The zeroth law states that if two systems are in thermal equilibrium with a third system, they are in equilibrium with each other. यानी कि 0वां नियम कहता है कि यदि दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ तापीय संतुलन में है, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, यहाँ से टेम्परेचर का रिलेशन तुम बिल्ड कर सकते हो, तो वे एक दूसरे के साथ भी संतुलन में है। याद रखना, ये थर्मोडायनेमिक्स के तीनों लॉज भी याद रखना, मोस्टली फर्स्ट सेकेंड ही पूछता है, और ये वाला जीरोथ लॉ भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन कैन नेवर बी, हीट इंजन की दक्षता कभी भी नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है? क्या नहीं? 100% कभी भी नहीं हो सकती है, ठीक है। 100% इफिशिएंसी हीट इंजन की कभी नहीं हो सकती है। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नो इंजन कैन कन्वर्ट ऑल इनपुट हीट इनटू वर्क, है ना। 100% पूरा इनपुट वो वर्क में नहीं कर सकता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं। Why are gaps left between railway tracks? ये बताओ, ये तो क्वेश्चन ना हमारे दिमाग में ना उस टाइम पे भी आता था, जब भी हम ना मतलब स्टार्टिंग ऐसे छोटे थे ना, तो ऐसे होता था ना कि ट्रेन से जब भी ट्रैवलिंग कर रहे थे तो होता था कि ऐसे ट्रैक्स क्यों बनाते हैं, है ना, मतलब कि ऐसे गैप्स वाले, फिर बीच में ऐसे सीढ़ियाँ हैं, फिर ऐसे दो उसके बीच में भी गैप है, तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, क्यों वैसे बनाते थे। अब व्हील्स कैसे चलते हैं ट्रेन के, इतनी लंबी लंबी ट्रैक्स की होती है, ये सब क्यूरियोसिटी होती है आप लोगों को, ये सब जानने की होती थी बचपन में, मुझे तो मतलब होती थी, मुझे लगता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी मेरे को लगता था मैं ट्रेन का जो मतलब इंजन है वो किस तरफ है, वो किस तरफ से जाएगा, मैं इस तरफ बैठी हूँ तो मैं कैसे जा रही हूँ, ऐसे जा रही हूँ कि मैं ऐसे जा रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता, मतलब आई वॉज लाइक वेरी डम। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पे आए, तो क्या है कि वाई आर गैप्स लेफ्ट बिटवीन रेलवे ट्रैक्स, तो रेलवे ट्रैक के बीच गैप क्यों छोड़े जाते हैं? टू सेव मटेरियल, सामग्री बचाने के लिए। ये बिहार में हो सकता है, लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। टू अलाउ फॉर थर्मल एक्सपेंशन इन समर, टू इंक्रीज स्पीड, या फिर फॉर बेटर ड्रेनेज। ड्रेनेज का क्या काम आ गया भाई, मतलब बेहतर जल क्या निकास करेगा वहां पे, ये तो पहले ही गलत कर दो इसको। टू इंक्रीज स्पीड, स्पीड बढ़ाने के लिए वो चीज तो नहीं की जा सकती है, तो ये भी गलत है। अब मटेरियल बचाने की बात है तो ये तो पर्सनल हो गया, डोंट गेट पर्सनल, तो इस पे हम नहीं जाएंगे, ये बात ही पर्सनल। चलो, तो बी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टू अलाउ फॉर थर्मल एक्सपेंशन इन समर, गर्मियों में तापीय विस्तार के लिए, मतलब ऐसा होता है ना कि जो आयरन रॉड्स होते हैं, जो ट्रैक्स होते हैं वो एक्सपेंड करते हैं, तो दैट्स व्हाई in summers metal expands when heated, the gap prevents the tracks from buckling in summer heat। तो वही बोल रही थी मैं कि गर्म करने पर धातुएं फैलती है, गैप गर्मियों की गर्मी में पटरियों को मुड़ने से क्या करता है, रोकता है ना। The boiling point of water decreases at high altitudes because, मतलब कि अधिक ऊंचाई पर जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, अधिक ऊंचाई पर पानी का क्या है, क्वथनांक, व्हाटएवर, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है?
क्या वहाँ टेम्परेचर कम होता है, तापमान कम होता है, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, वायुमंडल में दबाव कम होता है, आर्द्रता अधिक होती है यानी कि ह्यूमिडिटी, ग्रेविटी कम होता है यानी कि गुरुत्वाकर्षण कम होता है? तो बताओ। तो बेसिकली आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, वायुमंडलीय दबाव कम होता है। Boiling occurs when vapor pressure equals atmospheric pressure. Lower pressure at high altitudes allows boiling at lower temperature. क्या बोल रहा है? उबाल तब आता है जब वाष्प का दबाव वायुमंडलीय दबाव के बराबर होता है। वाष्प यानी क्या हो गया? वाटर। ये वेपर की बात हो रही है, वेपर की बात हो रही है, तो उसका इक्वल होना चाहिए किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, यानी वायुमंडलीय दबाव के बराबर होना चाहिए। कम दबाव के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है। ठीक है। थर्मोफ्लास्क प्रिवेंट्स हीट लॉस बाय, अच्छा देखो ये थर्मोफ्लास्क जो है ना, ये एग्जाम्पल है किसका? एडियाबैटिक प्रोसेस का। एडियाबैटिक प्रोसेस हमने देखा था ना अभी। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस का जो ये एग्जाम्पल है थर्मोफ्लास्क है, और भी बहुत कुछ है, जैसे कि आई थिंक टायर से रिलेटेड, टायर में जो हवा भरते हैं ना, तो उससे जो पंप होता है वो हीट नहीं करता है ना। डीजल इंजन करके भी है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के। तो थर्मोफ्लास्क हीट लॉस कैसे प्रिवेंट करता है? तो ये सारी ही प्रोसेस को यूज करता है, यानी कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, ऑल आर। वैक्यूम प्रिवेंट्स कंडक्शन और कन्वेक्शन एंड सिल्वर्ड वॉल्स मिनिमाइज रेडिएशन, यानी कि निर्वात यानी कि वैक्यूम चालन और संवहन को रोकता है और चांदी जैसे दीवारों विकिरण को कम करती है। विकिरण यानी क्या हो गया? रेडिएशन। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम, एक डॉक्टरी थर्मोमीटर कहाँ से कहाँ तक तापमान मापता है? क्या हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस ना, तो 35 to 37 हो जाएगा ना। इट इज डिजाइन टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर टिपिकली अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। द किंक इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर प्रिवेंट्स, किंक क्या होता है? किंक क्या प्रिवेंट करता है? किंक जो है, किंक इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर प्रिवेंट क्या? मरकरी फ्रॉम राइजिंग, मरकरी फ्रॉम फॉलिंग, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास या इवापोरेशन ऑफ मरकरी। क्या बोल रहा है? पारे को ऊपर चढ़ने से, पारे को वापस गिरने से, कांच टूटने से, या पारे के वाष्पीकरण से? विच वन? It keeps the mercury level steady so the temperature can be read after the removal from the mouth. This one, mercury from falling back, है ना। Which law of thermodynamics is known as the law of conservation of energy? अभी तो पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना। क्या हो जाएगा? फर्स्ट लॉ, एनर्जी वाला पढ़ा था ना अभी। States that energy cannot be created or destroyed, only transformed, है ना। यानी कि प्रथम नियम कहता है कि ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, रूपांतरित की जा सकती है बस। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज, ये तो सबको पता है, एवरीवन नोज। 1 calorie is required to raise 1 gram of water by 1 degree Celsius. 11111. A rate of evaporation increases with, rate of evaporation increases with, rate of evaporation, वाष्पीकरण की दर किसके साथ बढ़ती है? Increase in humidity, decrease in surface area, increase in wind speed, decrease in temperature. अच्छा, ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगा तो इवापोरेशन बढ़ेगा, ये सवाल है मेरा। ह्यूमिडिटी यानी कि क्या बोलते हैं, आर्द्रता अगर बढ़ती है तो क्या इवापोरेशन बढ़ेगी या घटेगी?
बताऊं? चलो सुनो, जिसको पता है उसको ठीक है, जिसको नहीं पता है वो सुनो। तो समझो कि कोई एक एरिया है और वहाँ हाई ह्यूमिडिटी है। हाई ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता बहुत ज़्यादा हो गई है, और उससे क्या हो रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा चिपचिपी गर्मी भी लग रही है। तो जो जो हमारा जो एरिया है, जो हमारा वहाँ का एरिया है, वहाँ पे क्या वहाँ स्पेस है? वहाँ के एटमॉस्फेयर में क्या वहाँ पे स्पेस है? स्पेस है कि और इवापोरेशन हो और ह्यूमिडिटी बढ़ सके? ऑलरेडी वहाँ बहुत ह्यूमिडिटी है, यानी कि उसने पूरा जो हमारा एरिया है उसको कवर कर दिया है। वाटर मॉलिक्यूल्स, ड्रॉपलेट्स और डस्ट पार्टिकल से भर दिया है उसको, है ना? तो वहाँ पे और इवापोरेशन होने की चांसेस है? नहीं है ना? नहीं है। वो घटेगा ना, इवापोरेशन वहाँ पे डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर वहीं पे क्या हो, अगर विंड, मतलब कि क्या होता है, हवा, गर्म हवा, विंड स्पीड, ये सब ज़्यादा हो, हवाएं हो, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो वाटर वेपराइज होगा और इवापोरेशन क्रिएट होगा, और फिर वो जो है वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगे, हवा में जाएंगे और वो सस्पेंड करेगा हवा जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स को। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन विंड स्पीड, क्योंकि विंड स्पीड यानी हवा की गति में वृद्धि की वजह से ही इवापोरेशन बढ़ता है। अगर ह्यूमिडिटी जैसा ऑप्शन आ जाए, बाकी तो ये सरफेस एरिया और टेम्परेचर, ये तो आप ऐसे ही मतलब गलत कर देते हैं अपना ही दिमाग से, लेकिन ह्यूमिडिटी आपको कंफ्यूज कर सकता था, इसलिए मैंने बताया। हायर विंड स्पीड कैरी अवे वाटर वेपर फास्टर, स्पीडिंग अप इवापोरेशन। ठीक है। रेडिएशन ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ, मतलब विकिरण किसकी गति से यात्रा करता है? साउंड, लाइट, ओह शिट, ये लाइट है कि साउंड है? थर्मल रेडिएशन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, थर्मल, लाइट। A second law of thermodynamics introduces the concept of, तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है एंट्रोपी। देख लो, खत्म कहानी। एंट्रोपी मेजर्स द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर इन अ सिस्टम। एंट्रोपी किसी निकाय में विकार की मात्रा को मापती है। चलो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज अप्रोक्सीमेटली, पानी के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा लगभग कितनी होती है? लेटेंट हीट कितना होगा वेपराइजेशन ऑफ वाटर का? कितना? 100 ही है ना? 100, यस, हमने हमेशा पढ़ा हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। चलो स्लाइड खत्म, खुश हो जाओ। तो हम ऑलरेडी क्वेश्चंस कर चुके हैं बहुत सारे साइंस पे, बस बायो बचा हुआ है। केमिस्ट्री पे भी देख लिया है, फिजिक्स पे भी देख लिया है, थोड़ी और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, जैसे कि कुछ कॉमन मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूलाज और कॉमन नेम और IUPAC नेम वाला, ठीक है, कार्बनिक कंपाउंड्स वाले क्वेश्चंस भी थोड़े से कराए जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो आए, आता ही है मोस्टली, तो एक बार हम उसको देख लेंगे, ठीक है। और बायो के क्वेश्चंस लाने अभी बाकी हैं, तो बायो जो है वो आएगा। इसके बाद जो आपको कराया जाएगा वो कराया जाएगा आई थिंक मैग्नेटिज्म पे। तो मैग्नेटिज्म पे आप पढ़ के आना थोड़ा, और फिर अगर आप पहले से पढ़े हुए रहोगे ना तो फिर ये चीज़ें कराने में ज़्यादा अच्छे से बनेंगी। और आप ये करो, और अगर आपको चाहिए कि लाइव क्लासेस शुरू हो जिसमें कि लाइव हम डिस्कस करें क्वेश्चंस को, आप अपना नॉलेज को सामने रखो उसमें और डिस्कस हो अच्छे से, तो आप कमेंट करना उस चीज़ के लिए, तो हमारा कुछ ही समय में लाइव क्लासेस भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।